नाजरीन, शेख हसीना साहिबा की लव फॉर ऑल और मैलाइज फॉर नन वाली जो पॉलिसी थी, इसने बांग्लादेश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये बेसिकली सरेंडर वाली पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत आपने बहुत सारे थ्रेट्स को भी इग्नोर किए रखा। गुज़िश्ता 15 साल में इंडिया के बहुत सारे थिंक टैंक्स और मिलिट्री सर्कल्स के अंदर बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन करने के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स डिस्कस होते रहे। खासतौर पर नॉर्दर्न जो बांग्लादेश है उसके ऊपर अटैक करके और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइड करने के हवाले से कई तरह के जो प्लान्स हैं उनको डिस्कस किया जाता रहा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कोई इसको सीरियसली नहीं लेता था सरकारी सतह पर, क्योंकि लव फॉर ऑल, हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं, आइए हमारे ऊपर इन्वेजन कर दीजिए, लेकिन लव फॉर ऑल, ये पॉलिसी थी ना उनकी। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ मॉडल्स डिस्कस होते रहे हैं, अभी भी होते हैं वैसे रिजीम चेंज होने के बाद, इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान जिस मॉडल पर दिया जाता है ये रशिया का जॉर्जिया वाला मॉडल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रशिया का जॉर्जिया वाला मॉडल कौन सा है, तो अगस्त 2008 में रशिया ने असल में जॉर्जिया के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, और इस चढ़ाई में सिर्फ अकेला रशिया नहीं था, जॉर्जिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट थे वो भी रशिया की हेल्प कर रहे थे, अंदर से भी उनको हेल्प की जा रही थी और बाहर ऊपर से बॉर्डर से तो रशियंस वैसे ही आ रहे थे। ये लड़ाई असल में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, मतलब वही सेम यहां पर भी सिनारियो है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके हैं वहां कोकसिस के, मिसाल के तौर पर अबखाजिया का जो इलाका था, इनके ऊपर ये लड़ाई हुई थी, और रशिया असल में इन स्ट्रेटेजिक इलाकों को अपने अंदर एनेक्स करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में उन्होंने इसको समहाउ अपने दोस्तों के जरिए लेजिटिमेसी भी दिलवाने में वो कामयाब रहे। तो इंडिया के अंदर ये सोच है कि इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, और हम ऐसा कर भी सकते हैं। ये वहां पर एक सोच है, अब से नहीं है, काफी अरसे से लेकर है। बात यह है सिर्फ कि बांग्लादेश में अब ज्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है, पहले इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उधर से वहां पर थिंक टैंक्स के अंदर ये चीजें डिस्कस होती थी, एट द सेम टाइम बांग्लादेश के जो सियासतदान है उस वक्त शेख हसीना के दौर के, वहां पर बैठ के झपियां पा रहे होते थे, प्यार मोहब्बत के गाने गा रहे होते थे, इतने ज्यादा ये थ्रेट से लाताल्लुक थे, कट ऑफ थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है बांग्लादेश के अंदर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, कर तो सकते हैं, वो इस पे ट्राई कर सकते हैं जरूर, मतलब मैं इसको डाउन प्ले नहीं कर सकता। द थ्रेट इज रियल, ये जो खतरा है हकीकी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का फैक्टर नहीं, चाइना का भी फैक्टर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश से ज्यादा चाइना से इंडिया लिंक करके देखता है। वो ये समझते हैं कि वो सिक्किम से नीचे घुस के आ जाएंगे या वहां से डोकलाम से नीचे आ जाएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। तो वहां पर एक बहुत ज्यादा परेशानी है, चिंता है, और खास तौर पर तब जब वो ये देख रहे हैं कि अल्टरनेट कनेक्टिविटी के जो रास्ते थे, मिसाल के तौर पर कालाधन का जो प्रोजेक्ट था जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी देता था, वो खत्म हो गया है। और वो जो बांग्लादेश के अंदर एक रिजीम चेंज हो गई है वहां पर, तो वहां पर भी जो फ्रेंडली गवर्नमेंट जो कि इंडिया को रास्ता दे रही थी नॉर्थ ईस्ट तक, वो भी धपड़धूस हो गई है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से थ्रेट लेवल इंक्रीज हुआ है इस इलाके को लेकर, नॉर्थ बांग्लादेश को लेकर और हिल ट्रैक्स को लेकर वाकई में इंक्रीज हुआ है थ्रेट लेवल, और इंडिया इस पे काम कर भी सकता है। बल्कि मुख्तलिफ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, आप देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं तो आज से लेकर वहां पर इंडिया में टॉप के जो नेवल कमांडर्स हैं वो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस वहां पर कर रहे हैं, और उसके अंदर बांग्लादेश डिस्कस होगा, इंडिया की नेवी कर रही होगी। और इसके अलावा राजनाथ ने भी अपनी फोर्सेस को उस दिन कहा, रशिया का एग्जाम्पल दिया उस दिन और इजराइल का दिया, और कहा कि जंग के लिए तैयार रही है हमेशा, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। सो द थ्रेट इज रियल, और बांग्लादेश को इस थ्रेट से अपने आप को बचाने के लिए तैयारियां भी करनी चाहिए। ये जो सजेशन दी जा रही है ट्रीटीज करने की, न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ और ये सब, इसमें भी 2-3 चीजें देखें। ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इशू नहीं रहेगा, इसमें मुख्तलिफ जो आलमी प्लेयर्स हैं, खासतौर पर अमेरिकन और चाइनीज, उनका भी आशीर्वाद लेना जरूरी होगा दोनों मुल्कों के लिए। अच्छा, मिल जाएगा वैसे अगर कोशिश करते हैं ना दोनों मुल्क, चाइना से तो इनको वैसे ही मिल जाएगा, बिकॉज चाइनीज जो हैं उनके तो करीबी मिलिट्री पार्टनर्स हैं ना दोनों, बांग्लादेशी भी तो पाकिस्तानी भी, तो वहां से कोई मसला नहीं होगा। अमेरिका से भी नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, अमेरिका से भी नहीं होगा। अमेरिका से क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमेरिकन को इंडिया की सपोर्ट चाहिए इस रीजन के अंदर अगेंस्ट चाइना, वो चाइना को उभरने से रोक रहे हैं। चाइनीज जो है उनके लिए थ्रेट नंबर 1 है और डिक्लेयर्ड थ्रेट नंबर 1 है, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, उनके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर चाइना को थ्रेट नंबर 1 कंसीडर किया गया है। कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज चाइना को वो गिनवाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि दोनों लड़ लड़ के एक दूसरे को तबाह कर देंगे, ऐसा भी नहीं है।
ये भी आपको समझना पड़ेगा। दोनों की जो राइवलरी है इसको इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो समझते हैं एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं ट्रेड के हवाले से। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनके दरमियान ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है हर साल। ये एक दूसरे को चाहिए दोनों, इन दोनों की मार्केट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये भी फैक्टर है एक बहुत बड़ा। तो एकदम से बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन अगर चाइना के अंदर आ गई तो अमेरिका सफर करेगा, अमेरिका के अंदर आ गई तो चाइना सफर करेगा। लेकिन रीजनल इन्फ्लुएंस जरूर ये बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिकन बढ़ाना चाहते हैं, खासतौर पर इस रीजन के अंदर। अब इस हवाले से वो इंडिया को एक वैसल स्टेट के तौर पर देखते हैं कि इनको जो है ना, इनको हमने ऐसा बनाना है कि ये हमारे इशारों पे नाचते रहें, यानी हम जिस तरह की पॉलिसी सेट करें इंडिया उसको इम्प्लीमेंट करे। अब अगर स्ट्रांग इंडिया होता है, स्ट्रांग इंडिया होगा रीजन के अंदर, तो वो इनकी बात क्यों मानेगा अमेरिकन की। इसलिए जरूरी है कि वीक इंडिया हो, इनसिक्योर इंडिया हो, ऐसा इंडिया हो जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो। इस तरह का इंडिया वो चाहते हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इस तरह की ट्रीटी होती है तो इंडिया इनसिक्योर होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये चीज अमेरिकन को सूट करती है। तो ये वो फैक्टर है असल में, न्यूक्लियर ट्रीटी वाली जो बात आजकल चल पड़ी है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, ये अमेरिकन को भी सूट कर रही है, एक तरह से चाइनीज को भी सूट कर रही है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर डिप्लोमेटिक पुश लगेगा तो ये चीज हो जाएगी, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने में ये जो ट्रीटी है कामयाब हो जाएगी। इंडियंस की जहां तक बात है तो वो इतना सा नैरेटिव नहीं बेच पाए वेस्ट के अंदर। आप देखिए जो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि जी बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया। आपने देखा ना क्या हुआ जब प्रोफेसर यूनिस की सरकार नहीं आई, तो उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और वेस्ट के अंदर गंदा करने के लिए मोदी खुद भी एक्टिव था, बाइडेन को कॉलिंग कर करके शिकायतें लगा रहा था, आपको याद होगा। लेकिन हुआ क्या, आपको उस वक्त भी मैं बता रहा था कि वेस्ट के अंदर से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, पहले रोज से मैं आपको बता रहा था। जरा वेस्टर्न मीडिया देख लीजिए। बीबीसी न्यूज कहता है कि दी फार राइट वीडियोज डिस्टॉर्टिंग द ट्रुथ ऑफ बांग्लादेश माइनॉरिटी अटैक्स। वो कह रहे हैं ये इंडिया झूठ बोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है इंडिया झूठ बोल रहा है, हिंदू बरादरी के ऊपर अटैक्स के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। इतना सा नैरेटिव ये नहीं फैला पाए वहां पर, वेस्ट को कन्विंस करने में इस मुद्दे पर ही नाकाम रहे। तो बाकी का मुद्दा तो छोड़ देना, बाकी तो बड़ी चीजें हैं ना, इस पे ही वो वेस्ट को कन्विंस करने में नाकाम रहे। लिहाजा उनकी दाल नहीं गलेगी। अगर ये ट्रीटी होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के दरमियान, तो इसको इंटरनेशनल बैकिंग हासिल हो सकती है, मिल जाएगी। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी अरसा लग सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मुआहदात जो है ना डीपली स्टडी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रीशेप किया जाता है, एक ही पेज पर लाया जाता है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है डिफेंस के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें वन पेज पर लाया जाता है इस तरह की बड़ी ट्रीटीज करने के हवाले से। तो सवाल यह है कि इस बीच क्या इंडिया अटैक कर सकता है नॉर्थ के अंदर, वो जो रशिया जॉर्जिया का मॉडल, क्या ऐसा हो सकता है? होने को हो सकता है, बिकॉज इंडिया के ऊपर जो सरकार है चाय वाले बाबा की सरकार है, और चाय वाला बाबा जो है ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए, ये सेम वही नेतन्याहू है, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इसको अगर इंडिया की सिक्योरिटी भी दाव पर लगानी पड़ी तो ये लगा देंगे। इनका पैटर्न इस तरह का नजर आ रहा है। शुरू दिन से लेकर इनकी जो पॉलिसीज हैं वो ऐसे ही हैं, इनकी सियासत चलती रहे, इंडिया को नुकसान होता है तो होने दो। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में बैठ के बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी की चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता। अब ये बहुत डीप बात की उसने कहा कि चलो पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से जो उसकी पॉलिसीज हैं उस पर हम एक पेज पे आ सकते हैं, लेकिन चाइना वाली जो उसकी पॉलिसी है दिस इज वेरी अलार्मिंग। अच्छा, इसमें भक्तों के लिए बड़ी डीप बात कर गया है वो, भक्तों को सोचना चाहिए इस पे, हिंदुत्व के भक्तों को, कि ये क्या बात कर गया है। राहुल गांधी की पॉलिसी जो है ना उसके अंदर चाइना हॉस्टाइल कंट्री नहीं है, उसके अंदर वो चाइना के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस रखने का हामी है। इसकी वजह यह है कि वो समझता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो चाइनीज और पाकिस्तानी मिलकर हमारी वाट लगा सकते हैं, और मोदी ने यही किया हुआ है। असल में मोदी ने यहां पर ही गड़बड़ की हुई है सबसे बड़ी। तो मोदी की पॉलिसीज के अंदर इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी सियासत पहले होती है। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करने से पहले कुछ बड़े फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको देखना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है इंडिया के लिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर जॉर्जिया रशिया वाला मॉडल नहीं होगा अगर अभी वो अटैक करते हैं। अभी सोवियत यूनियन वाला मॉडल हो जाएगा। सोवियत यूनियन मुख्तलिफ फ्रंट्स पे इंगेज था, उनके बॉर्डर्स हॉट थे, उनके अंदर मसले चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चढ़ाई की अफगानिस्तान के ऊपर और टूट गए वो। यहां पर भी मसला जो है ना ग्राउंड रियलिटीज, वो रशिया वाली नहीं है, सोवियत यूनियन वाली है। जब जॉर्जिया के ऊपर रशियंस ने अटैक किया तो उनके बॉर्डर्स हॉट नहीं थे बाकी जगहों पे।
बाकी मुल्कों को ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो सीरिया के अंदर इन्वॉल्व थे रशियंस, और अफ्रीका के अंदर भी उनकी कुछ प्रेजेंस थी, लेकिन ये उनके बॉर्डर से हज़ारों किलोमीटर दूर के इलाके हैं। उनके बॉर्डर्स के पास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो एक कंसंट्रेशन के साथ उनकी मिलिट्री अंदर घुसी है जॉर्जिया में, और उन्होंने ये सारी कार्रवाई डाल दी। यहाँ पर क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, बॉर्डर्स हॉट हैं, हॉट बॉर्डर्स हैं, सारे के सारे बॉर्डर्स हॉट हैं। पाकिस्तान वाला, चाइना वाला, ज़्यादातर तो ये आपको नज़र आता है बॉर्डर, और फिर ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, ये अक्सर बॉर्डर जो है इस पर तो रेबल्स बैठे हुए हैं, बागी मिलिट्री जनता जो कि जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी तो ग्रिप लूज हो रही है, तो वो वाला बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है असल में। और मणिपुर के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है, इसमें म्यांमार के लोग पकड़े गए हैं। एन बैरन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया है, Myanmar nationals arrest shows foreign hand in Manipur crisis, Chief Minister Byron Singh. The Manipur government has lifted the temporary suspension of internet and mobile data services in several districts. झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 1-2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, बाकी जगहों पर इंटरनेट अभी भी नहीं चल रहा, कर्फ्यू मौजूद है, लेकिन बाहर के लोग पकड़े जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी में म्यांमार के लोग आ गए हैं और वो भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक ही जैसी कम्युनिटीज हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाहर की फोर्सेस भी आकर लड़ रही हैं, असलहा भी हाईटेक है उनके पास। आप देख रहे हैं रॉकेट्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए उन्होंने, ड्रोन्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो वहां पर ये सूरत हाल है, मतलब ऑलरेडी आप इंगेज्ड हैं। बॉर्डर्स के अलावा अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बॉर्डर्स पर तो वो है ना, मतलब सारा का सारा चाइना वाला बॉर्डर डिस्टर्ब्ड है, पाकिस्तान वाला बॉर्डर डिस्टर्ब्ड है, अंदर ये सूरत हाल चल रही है। और इसके अलावा कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा चिंता की बात इंडिया के लिए पैदा हो चुकी है। पिछले दिनों में देख रहा था, नींबू मिर्ची वाला बाबा जो है, इंडिया का रिक्शा वाला मंत्री राजनाथ, बड़ी इमोशनल फिल्मी, जैसे बॉलीवुड की टिपिकल पुरानी फिल्में नहीं होती 1970s की 80s की, उसके अंदर एक बुढ़िया ऐसी होती है जो कि इमोशनल डायलॉग्स मार के तो पूरा माहौल बना देती है, सोगवार माहौल कर देती है। राजनाथ ने भी कुछ ऐसे ही बूढ़ी आंटियों वाले डायलॉग्स मारना शुरू किए हुए हैं। उन्होंने कहा है, एंड आई कोट इंडिया टुडे, ज्वाइन इंडिया, वी कंसिडर यू अवर ओन अनलाइक पाकिस्तान। राजनाथ सिंह तो पीओ के रेजिडेंट्स, मेरे मित्रों हम तो आपको अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं कश्मीरी हो, आप तो हमारे उधर कहाँ चले गए, वो तो आपको फॉरेनर समझते हैं पाकिस्तानी, आप तो हमारे हैं ना, तो आ जाइए इधर। ये पाकिस्तानी कश्मीरियों को बोल रहा है, आ जाइए इधर हमारी तरफ। अच्छा, इतने अगर आप इनको अपने समझते हैं तो क्यों नहीं वहां पर रेफरेंडम कराते, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके तहत करवाइए ना रेजोल्यूशन, उनसे पूछिए ना किधर जाना चाहते हैं, उनको राइट दीजिए तो सही इसका, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो कि उनका हक भी है और दुनिया मानती है उसको, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन इसके ऊपर दीजिए। फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन वहां पर ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। द गार्डियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज आउटलेट्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने क्या स्टोरी लगाई है, देखिए। High-tech strategic new wave of Kashmir militant attacks before elections stuns Indian forces. अभी इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ऐसे हथियार नजर आ रहे हैं वहां पर जो कि इंडिया ने कभी देखे ही नहीं। उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं डेकेड्स में हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी जो कि अब है। और वहां पर जो नई वेव आई है मिलिटेंट्स की, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं, वी डोंट नो। कभी कह रहे हैं ये अफगान हैं, कभी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि ये किसी तीसरे मुल्क है। तीसरा मुल्क, पॉइंट टू बी नोटेड, तीसरा मुल्क भी यहां पर आ गया, चाइना नहीं है, कोई और। अच्छा, वो कौन है इसके हवाले से थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन द गार्डियन की स्टोरी का ये जरा हिस्सा देखिए कि शीश पॉल वैद, former Director General of Jammu and Kashmir Police, said that as well as being highly skilled, these militants were also using sophisticated weapons such as M4 assault rifles that the US military left behind in Afghanistan and steel cased bullets. The way they have been ambushing our forces in the last 2 years reveals a totally new phenomenon, said Ved. I have decades of experience in dealing with the insurgency, but I can tell you that we have never faced anything like this. Certainly not in past 2 decades. 20 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये हथियार, ये ट्रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे जिन आ गए हों, मतलब कार्रवाई करके कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक आर्मी ऑफिसर को कोट करते हुए लिखते हैं गार्डियन वाले, वी आर हैविंग डिफिकल्टी गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन दीज मिलिटेंट्स. We lack understanding of who they are
एंड हाउ डैमेजिंग दे कुड बी टू अस, हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं। एक नई चीज वहां पर वो कह रहे हैं कि हमें देखने को मिल रही है। और फॉर्मर जो इंडिया के नॉर्दर्न कमांड का चीफ है दीपेंद्र सिंह हुडा, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि नाउ देयर इज अ चेंज इन टैक्टिक्स, दे यानी मिलिटेंट्स एम्बुश सोल्जर्स देन डिसअपीयर एंड लेटर शो अप इन सम अदर प्लेस एंड अटैक देयर। एक जगह पर हमला करते हैं, गायब हो जाते हैं, हम लोग सर्च करते रहते हैं, मिलते नहीं, गायब हो जाते हैं, और फिर दूसरी जगह पर नमूदार होते हैं और वहां पर अटैक कर देते हैं। और मजीद गार्डियन वाले एक आर्मी ऑफिशियल को कोट करते हुए कहते हैं दी अटैक्स ओवर दी लास्ट 2 years हैव स्टन्ड अस, 2 साल में हैरान कर दिया इन हमलों ने हमें। These people have received extensive guerrilla warfare training and their goal is to cause the maximum casualties possible. Instead of getting killed in the ambushes as was previously the norm, either from suicide attacks or in gunfights with police, these militants have tended to lay in wait, sometimes for days, and then hit their Indian army targets with precision. कई रोज तक ये वहां पर घात लगाकर बैठते हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, अब ये कई रोज तक बैठते हैं, इंडियन आर्मी की जैसे ही मूवमेंट होती है उनको टारगेट करके ही चले जाते हैं वहां से। और मजीद वो कहते हैं कि 5 ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री, देखिए ये सारे इंडियन मिलिट्री के लोग बता रहे हैं इनको, ये कोई ऐसे तज्जिया नहीं है, ओपिनियन नहीं है, ये ग्राउंड पर होने वाली सूरत हाल आपको बता रहे हैं। 5 officers from the Indian Army and local police and intelligence who requested to remain anonymous described how these recent attacks were no longer carried out by radicalized young men who had little training in combat and would often post their activities on the internet. Instead, they described a new batch of militants who appeared to be highly trained to military standards and were coming over the border from Pakistan equipped with a high-tech equipment including drones and were using virtually untraceable Chinese applications to communicate. तो देख रहे हैं आप क्या सूरत हाल है वहां पर, कश्मीर में क्या सूरत हाल है, मणिपुर में क्या सूरत हाल है। तो आपकी जो ग्राउंड पे, इंडिया की जो ग्राउंड पर सूरत हाल है ना, वो रशिया वाली नहीं है, सोवियत यूनियन वाली है। इस वक्त अगर आप एडवेंचर का सोचते हैं, बांग्लादेश के अंदर घुसेंगे, आपका हाल सोवियत यूनियन के जैसा हो सकता है। आप ऐसा धंस से चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा ये जो थ्योरीज है ना कि वो जॉर्जिया के जैसा करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो भी इस तरह के इस वक्त एडवाइजेस दे रहा है बेवकूफ है, वो ग्राउंड रियलिटी से टोटली कट ऑफ है। और शायद उनको इन फैक्टर्स के हवाले से पता नहीं कि किस तरह के हथियार और किस तरह के मूवमेंट्स वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू हो चुकी हैं और कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में एडवेंचर कर सकता है इंडिया ज़रूर, क्योंकि मैंने कहा ना वहाँ पर जो सरकार है मोदी की, वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते। वो नेतन्याहू की जैसे थोड़ी सी पॉलिसी, अपनी सियासत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो थ्रेट इज रियल, लेकिन उसकी जो कीमत होगी इंडिया को वो बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है।